बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है बेटा ये दो टॉपिक्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक से रिलेटेड। एक एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव टू डू। लास्ट टाइम तक हमने जो कंप्लीट किया था, लास्ट टाइम तक हमने 11 केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। आज हम 12th केमिस्ट्री पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। और 12th केमिस्ट्री के ऊपर सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है अपना एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा इसके अंदर कुछ और छोटे मोटे से टॉपिक्स होते हैं। आइए वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, प्रॉपर्टीज पढ़ो और इनके ट्रेंड्स पढ़ो। प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स पढ़ो एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कौन से ट्रेंड्स पढ़ने हैं, आइए हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, और साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। इन सब के आपने ट्रेंड्स पढ़ने हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में आपकी दो मूवमेंट होती हैं। पीरियोडिक टेबल में या तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो, पीरियोडिक टेबल में या तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। तो ये जो पीरियोडिक टेबल में मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स बोलते हैं। अब जब इन ट्रेंड्स को पढ़ने जाएंगे तो एक काम करते हैं, हम एक पुरानी सी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की। उस पिक्चर से हमें इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर मैं दोबारा से पिक्चर लेकर आऊँगा तो वो मज़े की पिक्चर मिलेगी नहीं मुझे अभी। तो मैं इस एक मिनट एक काम करता हूँ, पुरानी सी पिक्चर कहीं से ले लेता हूँ 12th केमिस्ट्री पे जाकर। एक सेकंड दीजिएगा। दिस वन। चलिए जी, यहाँ पे काम करते हैं, जो भी सारी बकवासियत साथ आ गई है उसको डिलीट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा बच्चों, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल सबको नजर आ रहा होगा, पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है सर? पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। यू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल कि ये पीरियोडिक टेबल हमारा किसने, मेंडेलीव के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, नाम मुझे ध्यान से निकल के एकदम से, खैर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो हमारे पास आया था एक साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट का नाम मेरे ध्यान से एकदम से निकल गया, नहीं बहुत मेरे ध्यान में आ रहा है। मोजले, मोजले पीरियोडिक टेबल। तो मोजले ने पीरियोडिक टेबल हमें दिया था। और ये जो पीरियोडिक टेबल दिया था ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर था। आज से पहले जितनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस हुई थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास हो रही थी। ये मोजले एक पीरियोडिक टेबल था जिन्होंने एटॉमिक नंबर की बेस से पीरियोडिक टेबल बनाया था। ऑल दो इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसके अंदर भी कुछ मसले हैं, लेकिन ये मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल है। ये हर तरह के क्राइटेरिया को पूरा करता है, इसलिए हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सेप्टेड पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो कहलाते हैं पीरियड्स। पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पीरियड एंड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड के साथ बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा जो लास्ट पीरियड होता है, जो इनकम्प्लीट पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं सेवन पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवन पीरियड। ये पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं? ये जो पीरियड्स होते हैं ये आपके पास क्या इंडिकेट करते हैं, हमें पता होना चाहिए। पीरियड मींस होता है, पीरियड का मतलब होता है कि भाई आपके पास वैलेंस शेल या आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, वो हमें बेसिकली क्या बता रहे होते हैं? पीरियड्स बता रहे होते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड के एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ कि मेरा थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो इसके पास टोटल तीन शेल्स होंगे, तीन इसके पास टोटल क्वांटम नंबर इसका जो होगा थ्री के बराबर होगा। तो ये पीरियड नंबर बेसिकली क्वांटम नंबर बता रहा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा होता है। इसके साथ ही हमारे पास ग्रुप्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये जो ग्रुप्स आते हैं, ये ग्रुप्स बेसिकली टूटते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए और ग्रुप बी में
जो ग्रुप ए वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, ये ग्रुप नंबर 1A है जिसको अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 2A है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। ये ग्रुप नंबर 3A से लेके ग्रुप नंबर 4A, 5A, 6A, 7A, और पीरियोडिक टेबल एंड होता है हमारे पास ग्रुप नंबर 8A के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं ग्रुप 1A से लेके ग्रुप नंबर 8A तक, राइट। ये जो होते हैं इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर्स बी के, ये ग्रुप नंबर बी कहलाता है, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये कहलाता है ग्रुप बी। दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप बी, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप बी हम जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाके पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, वहां जाके हम इसको देख लेंगे। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए ग्रुप नंबर 1A कंप्लीट, ग्रुप नंबर 2A कंप्लीट, एटलीस्ट ग्रुप नंबर 3A कंप्लीट, ग्रुप नंबर 7A कंप्लीट, और ग्रुप नंबर 8A के मेंबर्स आपको याद होने चाहिए। और साथ साथ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप भी आपको याद होना चाहिए। ये ग्रुप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लाइक ग्रुप नंबर 1A के लिए हम न्यूमोनिक पढ़ते हैं, हाली नेकी रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, हाली नेकी रब से फरियाद, इस तरह बच्चे इसको याद कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 2A को हम क्या करते हैं भाई? ग्रुप नंबर 2A को हम बोल देते हैं बेगम का सर बड़ा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस तरीके से हम इस ग्रुप नंबर 2 को याद कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 3A को हम बोलते हैं भाई बाल गए इंडियन तेल से, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसके बहुत सारे न्यूमोनिक्स होते हैं, हम न्यूमोनिक्स इसके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जो न्यूमोनिक आपको अच्छा लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। फिर आपको ग्रुप नंबर 4A के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 4A मींस कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 5A मींस नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 6A मींस ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 7A मींस हेलोजन फैमिली। देखिए बेसिकली पीरियोडिक टेबल तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको जब तक ट्रेंड्स नहीं समझ में आएंगे, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके जहन में ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके जहन में होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स। ये ट्रेंड समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। अल्कली मेटल्स को इन्होंने अलग रंग दिया हुआ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को अलग रेड से रंग दिया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल्स को ये पर्पल रंग दिया हुआ है, और पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन के बाद आने वाले जो है पोस्ट ट्रांजिशन को एक ग्रे सा रंग दिया हुआ है, इन्होंने अलग से रंग दिया हुआ है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। रिएक्टिव नॉन मेटल्स अलग से दिखाए में इन्होंने, मतलब इन्होंने हर चीज को ना क्या किया हुआ है, अलग से एक कह लो कलर करके दिया हुआ है। तो इस पीरियोडिक टेबल की पिक्चर को एक बार देख लीजिएगा, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, ये काफी इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत हेल्प करेगी। नाउ व्हाट इज द टारगेट, जो हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो आपको क्या अचीव होता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर आप पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो आपको क्या अचीव होता है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब भी मैं कहूँ ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब आप एक ही पीरियड में मौजूद हैं और आपका ग्रुप चेंज हो रहा है, तो हम बोलते हैं इसको पीरियड के ट्रेंड्स। जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बात की जाए तो हम कहते हैं कि हम एक ही पीरियड में मौजूद हैं, एक ही पीरियड में मूव हो रहे हैं, और हमारा ग्रुप जो हो रहा है बेसिकली चेंज हो रहा है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम का मतलब होता है हमारा ग्रुप, हमारे पीरियड चेंज हो रहे हैं, हम एक ही ग्रुप में खड़े होकर प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। मसलन सर लेफ्ट टू राइट का मतलब है नाइट्रोजन से स्टार्ट हुआ, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब मेरा पीरियड नंबर एक ही है, पीरियड नंबर एक होने के अलावा मेरा ग्रुप नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम से मुराद क्या है कि मैं टॉप टू बॉटम चलते हुए आ रहा हूं, तो टॉप टू बॉटम से मुराद है मेरा ग्रुप एक ही है, ग्रुप एक होने के अलावा मेरा पीरियड नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं बात कर, पहले लेफ्ट टू राइट से समझ लेते हैं, फिर हम बात कर लेंगे टॉप टू बॉटम की बात कर लेंगे, या पहले टॉप टू बॉटम समझ लेते हैं, इट इज मोर इजी, टॉप टू बॉटम पहले समझ लेते हैं। जब भी टॉप टू बॉटम की बात की जाएगी ना, तो भाई टॉप टू बॉटम आते हुए सबसे पहला काम क्या होता है सर? टॉप टू बॉटम आते हुए सबसे पहला काम जो होता है, सबसे कॉमन काम, आपका पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। पहले आप हाइड्रोजन पे खड़े हुए फर्स्ट पीरियड, फिर आप नीचे है लिथियम पे सेकंड पीरियड, फिर आप और नीचे है सोडियम पे थर्ड पीरियड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो टॉप टू बॉटम आते हुए सबसे पहला सबसे पहला काम हो रहा है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं।
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जैसे पीरियोडिक टेबल में होगे तो आपके शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि सर एटम का साइज, जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ना वहीं पे समझ में आ गया। एटॉमिक साइज जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रोजन पे खड़े में तो न्यूक्लियस के अलावा एक ही शेल है, एटॉमिक साइज छोटा होगा। हाइड्रोजन के अलावा लिथियम पे आ गए तो सेकंड पीरियड है, न्यूक्लियस के अलावा दो शेल्स होंगे तो साइज बड़ा होगा। अगर आप इसके साथ ही सीजियम पे आ गए तो न्यूक्लियस के अलावा छह शेल्स होंगे, एक दो तीन चार पांच और छह। तो एटम का साइज अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा सर और क्या होता है, जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एक अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही होती है, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कहते हैं डिक्रीजेस। ये अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की होती है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखती है, वो अट्रैक्शन बेसिकली क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं। इसी तरह इसी तरह ये टॉप टू बॉटम का ट्रेंड है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए सबसे पहला काम होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए सबसे पहला काम क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड भी कर रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही होती है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। सर मतलब समझाइए जरा इसको, क्लियर है। भाई हम हाइड्रोजन पे खड़े हैं तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट पर आए तो हीलियम, हीलियम के पास दो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 2 है। फिर लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम पे 3 प्रोटॉन, बेरिलियम पे 4 प्रोटॉन। लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हुए आपको सिंपली नजर आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का इंपैक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का इंपैक्ट ये होगा कि प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, भाई जब एक प्रोटॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो अट्रैक्शन कम होगी, जब दो प्रोटॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जब छह ज्यादा प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स प्रोटॉन्स, टूवर्ड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है टूवर्ड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नतीजतन जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस आता है। जब इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस खींचता है तो आप क्या बोलते हो, आप कहते हो भैया सर ऐसा करने से हमारा एटम का साइज, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम बेसिकली हमें क्या ट्रेंड पढ़ने हैं, उसको लिए पढ़ने के लिए 3 पॉइंट्स में याद होने चाहिए। लेफ्ट टू राइट पढ़ने के लिए हमें 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर ले, टॉप टू बॉटम आते हुए टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नतीजतन एटम का साइज बढ़ता है और उसके नतीजे में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है और एटम का साइज क्या हो रहा है, श्रिंक। तो दिस इज बेसिकली द पीरियोडिक ट्रेंड्स, जो बेसिक पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है, चिपक कर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का आपके पास जुमला लिखा हुआ होता है एक हर इफेक्ट के अंदर, या कहीं ना कहीं आप जब भी पढ़ रहे होते हो ट्रेंड्स को तो एक नाम लिखा हुआ होता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट से मुराद क्या होती है, सर शील्डिंग इफेक्ट से मुराद ये होती है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ इनर शेल्स, जो आपके पहले शेल और आखिरी शेल के दरमियान, फर्स्ट शेल और आखिरी शेल के दरमियान जितने भी शेल्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्यों सर, मतलब क्या है,
मतलब यह है कि नंबर ऑफ इनर शेल से मुराद ये है कि भैया इसको जरा बहुत आराम से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये अगर आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये तीसरा शेल है, ये मान लें आखिरी और चौथा शेल है, तो हर जगह पे क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनकी रिपल्जन से होता क्या है, इनकी रिपल्जन से क्या होता है कि एटम का साइज बेसिकली बढ़ता है। तो नंबर ऑफ इनर शेल्स या इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की जो अपनी अंदर की रिपल्जन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होते हैं, इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के होता है, शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज सर इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ इनर शेल्स। नंबर ऑफ इनर शेल्स ग्रेटर होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब एटम का साइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटम का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये कुछ हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं जो हमने ट्रेंड को पढ़ने से पहले पढ़ ली। अब एक्चुअल हमारे ट्रेंड स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड जो स्टार्ट होता है, वो सबसे पहला ट्रेंड होता है पीरियोडिक ट्रेंड जिसको हम कहते हैं। इसका नाम होता है टॉपिक का पीरियोडिक ट्रेंड्स। एक्चुअली इसमें बाकी सब केमिस्ट्री के थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, सर केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस इतनी होती हैं तो ट्रेंड्स क्यों बोलते हैं इसको हम। ट्रेंड्स तो उसको बोलते हैं ना जो एक किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, किसी रूल को फॉलो कर रहे हो, किसी मेथड को फॉलो कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो उड़ते उड़ते हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है। तो बिल्कुल बेटा, ये तो हमारे पास एक है जो हम दूसरे को कहते हैं ना कि हम लूप होल छोड़ते हैं, एक केमिस्ट्री के साथ मजाक करने का एक वो छोड़ते हैं ऑप्शन। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर आपको एक्सेप्शन तो मिलती है। अब वो एक्सेप्शन के पीछे लॉजिक होती है। अब जो बेचारा केमिस्ट्री का मजाक उड़ा रहा होता है उसको लॉजिक नहीं पता होती, इसलिए मजाक उड़ा रहा होता है। नहीं तो हर एक्सेप्शन के पीछे एक लॉजिक होती है। लेकिन आपस की बात यह है, कुछ एक्सेप्शन ऐसी होती हैं जिसके पीछे लॉजिक भी नहीं होती। ठीक है। तो खैर हम आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की या पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला ट्रेंड हमारे पास मिलता है इसमें एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस तो आप पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बस आपको भी यहाँ पे क्या याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है, और अगर एटॉमिक रेडियस के केस में कोई एक्सेप्शन है तो वो आपने देखनी है। दैट्स ऑल। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होता है, और अगर इसमें कोई एक्सेप्शन है तो वो एटॉमिक रेडियस के अंदर अपने एक्सेप्शन को हैंडल करना है, एक्सेप्शन को देखना है। आइए समझते हैं। जब मैं बात करता हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम की, या पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की। लेफ्ट टू राइट का मतलब जो हम किसी पीरियड में काम कर रहे हो, तो भाई हम बात कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से। भाई जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से इसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो भाई लेफ्ट टू राइट से एटॉमिक रेडियस, अच्छा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के अलावा फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी लिख लेते हैं। अब ये चीज आप लोग इजिली बता सकते हैं। मुझे बताइएगा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा। सर लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए पता होना चाहिए क्या होता है। लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है। इसका मतलब एटॉमिक एटम का साइज रिड्यूस होता है। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेक सेंस, सिंपल है। और टॉप टू बॉटम आते हुए तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, एटम के घर का साइज बढ़ रहा होता है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तो इसके कॉमन ट्रेंड है जो आपने सिंपल इसको याद रखने हैं।
अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्या कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। सिर्फ कॉमन ट्रेंड याद रखना कमाल नहीं है, कॉमन ट्रेंड याद रखना कमाल नहीं है, इसकी एक्सेप्शन भी कोई आपने देखनी है, क्या कोई इसमें एक्सेप्शन है या नहीं है। आइए जरा इसके एक्सेप्शंस को देखते हैं। एटॉमिक रेडियस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, कुछ नहीं बस दो ही एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। आइए वो दो एक्सेप्शंस देखते हैं, उनके पीछे रीजन भी तकरीबन सेम होता है। ये एक्सेप्शंस लाजमी आनी चाहिए पेपर में, अक्सर वो इन एक्सेप्शन से ही सवालात कर लेता है। सबसे पहली एक्सेप्शन, पहले मेरी बात का जवाब दें। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में पहले ग्रुप नंबर 7A आता है, और ग्रुप नंबर 7A आने के बाद ग्रुप नंबर 8A आता है। पहले ग्रुप नंबर 7A आता है और ग्रुप नंबर 7A के आने के बाद ग्रुप नंबर 8A आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम का साइज की बात बताइए, तो किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। सर जो पहले आएगा उसका एटम का साइज ज्यादा होगा, और जो बाद में आएगा उसका एटॉमिक साइज कम होंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं। दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस या दिस इज द ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं। तो जो ग्रुप पहले आएगा उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, और जो ग्रुप बाद में आएगा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होगा। ये सबको क्लियर होगा, ये अभी टॉप ये ट्रेंड हमने पढ़ा भी है। लेकिन लेकिन यहां पर जो एक्सेप्शन निकल कर आती है वो क्या एक्सेप्शन निकल के आती है। सर वो निकल के आती है एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप नंबर 8A के जो मेंबर्स हैं उनका एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए ग्रुप नंबर 7A से। लेकिन एक्सेप्शन कहती है कि एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप नंबर 8A इज ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप नंबर 7A। ये एक्सेप्शन आती है, उसूली तौर पे ग्रुप नंबर 7A को बड़ा होना चाहिए, बट एक्सेप्शन कहती है ग्रुप नंबर 8A के एटम्स का साइज बड़ा है। इसकी बहुत सिंपल सी वजह है, सिंपल सी रीजन है इसके पीछे। क्या रीजन है कि ग्रुप नंबर 8A के मेंबर्स वो लोग होते हैं, ग्रुप नंबर 8A के मेंबर्स वो लोग होते हैं जिनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है, या आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम जगह में इनके पास ज्यादा होते हैं, एक कम जगह के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं, इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ग्रुप नंबर 7A के एटम से ज्यादा होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट इनका ज्यादा होता है तो उसके नतीजे में इनका जो एटॉमिक साइज है एक्चुअली में ग्रुप नंबर 7A से छोटा होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली वो ग्रुप नंबर 7A के मुकाबले में बड़ा होता है। नहीं आ रही बात समझ में। हाँ भाई, जाग रहे हो, जिंदा हो। बहुत आसान सी बात कही है। मैंने कहा मैं रिपीट कर देता हूँ कि उसूली तौर पे लॉजिकली ग्रुप नंबर 7A का एटॉमिक साइज बड़ा और 8A का छोटा होना चाहिए, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन जब आप एक्सेप्शन को थ्रो करते हो, एक्सेप्शन को पढ़ते हो, तो एक्सेप्शन क्या कहती है कि ग्रुप नंबर 8A का एटॉमिक साइज ज्यादा और ग्रुप नंबर 7A का एटॉमिक साइज कम है। अब रीजन ढूंढने जाते हो तो रीजन ये पता चलता है कि ग्रुप नंबर 8A में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखे हुए हैं, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इनका जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये सिंपल से इसके पीछे क्या हो गया, रीजन हो गया। ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन क्या होती है। सेकंड एक्सेप्शन होती है भैया, ग्रुप नंबर 3A के अंदर पाई जाती है, जो कि आपका अल्यूमिनियम है। ग्रुप नंबर 3A के अंदर एक एक्सेप्शन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 3A का नाम है बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन फैमिली के मेंबर्स मैंने कहा ना कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे ये एक्सेप्शन याद रखनी है आपको, तो ये एक्सेप्शन उस वक्त तक याद नहीं होगी जब तक ग्रुप नंबर 3A के मेंबर्स याद ना हो। ग्रुप नंबर 3A के लिए मैंने आपको एक रूल बताया, बाल गए इंडियन तेल से। बाल गए इंडियन तेल से, बाल गए इंडियन तेल से मुराद क्या है, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, Tl। ठीक है। अब उसूली तौर पे टॉप टू बॉटम आते हुए, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हुए लॉजिकली एटॉमिक साइज बढ़ेगा।
एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम आते हुए, क्योंकि टॉप टू बॉटम आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं तो आपका जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ये आपको लॉजिक कहती है, ये आपको लॉजिक कहती है। ये कौन कहती है, आपको लॉजिक कहती है। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर क्या आती है, यहां पर एक्सेप्शन ये आती है कि गैलियम का साइज जो कि उसूली तौर पे बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, गैलियम आपका एल्यूमिनियम के मुकाबले में छोटा होता है। ये एक्सेप्शन पूछता है वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा है, अगर है तो क्यों है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप बोल देते हो कि भाई गैलियम के अंदर क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है, तो डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग अफेक्ट कम होता है। तो इस वजह से शील्डिंग अफेक्ट कम होने से एटम जो है एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के करीब आते हैं, और एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इनका रिड्यूस हो जाता है। बस आप बोल देते हो कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम। आई रिपीट, मैं क्विकली बता देता हूँ कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। भाई हम फंसे हुए हैं कि ग्रुप नंबर 3 में क्या एक्सेप्शन पाई जाती है। अब एटॉमिक साइज देखो ग्रुप नंबर 3 का, तो ग्रुप नंबर 3 के एटॉमिक साइज में अब जाके पढ़ रहे होगे कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है। लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में एक एक्सेप्शन आती है। उसूली तौर पे एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, गैलियम का बड़ा होना चाहिए, ये लॉजिक है। लेकिन गैलियम का एटॉमिक साइज छोटा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, क्योंकि गैलियम में आपके डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स में शील्डिंग अफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक साइज सुकड़ जाता है। बस ये सिंपल से इसका रीजन है जो आपने आसान तरीके से याद रखना है। ठीक है। अब जब यहां पर आपने इसको पढ़ ही लिया है तो इस चीज को भी देख लो कि व्हाट इज मीन बाय पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट से मुराद क्या है, ताकि आपको शील्डिंग इफेक्ट का भी वो याद हो जाए कि भाई किस ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, किस ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। आपको ये तो बताना है, 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। 4 ऑर्बिटल्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सर एस ऑर्बिटल के अंदर मान लेते हैं कि एक ही डिवीज सब ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल के अंदर कितनी ओरिएंटेशन होती है, सर 3 ओरिएंटेशन होती है, उन 3 ओरिएंटेशन में मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सर डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल में टोटल 5 ओरिएंटेशन होती हैं, 5 ओरिएंटेशन में अगर मिलाकर देखा जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सर एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल के अंदर 60 सब शेल्स होते हैं, जिसको ओरिएंटेशंस कहते हैं। तो इसमें सर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स, जब एफ ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़े बंगले में 10 बंदे रह रहे हैं। एक बहुत बड़े बंगले में 10 बंदे रह रहे हैं। जब वो 10 बंदे रह रहे हैं तो वो एक दूसरे को चुभेंगे नहीं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, एक दूसरे को टक्कर नहीं मारेंगे। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो होता है ना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल हो गया या डी ऑर्बिटल हो गया, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग अफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग अफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल की रिस्पेक्ट से शील्डिंग अफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा शील्डिंग अफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन एस ऑर्बिटल में होती है। समझे, एक 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 चारपाई के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो भाई सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो एस ऑर्बिटल में होता है, एस ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल में होता है, पी ऑर्बिटल के बाद डी ऑर्बिटल में होता है, और डी ऑर्बिटल के बाद किस में होता है, एफ ऑर्बिटल में होता है। तो ये आपको याद रखने वाला गेम है, ये आपको लाजमी याद रखना है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम होता है, इतनी बड़ी जगह होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी बड़ी जगह में खोए हुए होते हैं कि एक बंगले में 10 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर बहुत कम होता है। जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो आपका साइज जो होता है एटम का वो रिड्यूस होता है। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट से मुराद क्या है। अभी हमारा एटॉमिक रेडियस हो गया, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड आपने याद कर लिया, इसके अंदर दो एक्सेप्शंस आपने हैंडल कर ली, दैट्स इनफ। इस तरीके से आपने ट्रेंड्स पढ़ने हैं। दूसरा हमारे पास होता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहती है आपसे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट। ये काम आपको करना होता है एटम को गैस स्टेट में ले जाके, इन गैसियस स्टेट फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। अभी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी आप देंगे। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी बाहर से लगानी पड़ेगी, एनर्जी आप लगाओगे तो ये काम होगा। तो एनर्जी आपने लगानी है, दैट्स वाई ये कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जब इस एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस को पढ़ने जाते हैं तो इसके ट्रेंड्स जब पढ़ते हैं तो वही दो ट्रेंड्स हमारे पास आते हैं, एक लेफ्ट टू राइट का आता है और एक टॉप टू बॉटम का आता है। ठीक है। एक लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड आता है, एक टॉप टू बॉटम का ट्रेंड आता है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपको अंडरस्टैंड करना है सर, लेफ्ट टू राइट जाते हुए सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पे भारी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे मजबूत होगी तो सिर्फ मुझे ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, भारी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा? तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हुए जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकालना चाहते हैं एटम से वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी और न्यूक्लियस की दोस्ती कम हो रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप इजिली बाहर पुल आउट कर लेते हो। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाते हुए आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? कम लगानी पड़ती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। ये तो इसके कॉमन ट्रेंड है जो हमने याद करने हैं। ये तो इसका कॉमन ट्रेंड है। आइए इसके अंदर चेक करते हैं क्या तो एक्सेप्शन पाई जाती है या एक्सेप्शन नहीं पाई जाती। अगर एक्सेप्शन पाई जाती है तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल होगी, वो एक्सेप्शन क्या होती है, और अगर नहीं पाई जाती तो हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसके एक्सेप्शंस पढ़ने गए, सबसे पहले बच्चों जब हम इसकी क्या पढ़ने गए? एक्सेप्शंस, तो हमें पता चला जी सर इसमें तो ठीक ठाक एक्सेप्शन पाई जाती हैं। वो ठीक ठाक एक्सेप्शंस बड़ी मजे की हैं। अक्सर बच्चों को पता होती है, जिनको नहीं पता होती उनको पढ़ के मजा आ जाता है कि सर हाँ ये तो होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली एक्सेप्शन है। आइए देखें। पहले मैं एक चीज ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ लिथियम है, जो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 का और ग्रुप नंबर 1A का मेंबर है। लिथियम के पड़ोस में मौजूद है बेरिलियम, बेरिलियम के पड़ोस में मौजूद है बोरॉन, बोरॉन के पड़ोस में मौजूद है कार्बन, कार्बन के पड़ोस में मौजूद है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पड़ोस से मौजूद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पड़ोस से मौजूद है फ्लोरीन। ये मैंने बेसिकली सेकंड पीरियड बनाया पीरियोडिक टेबल का, अगर आप गौर से देखें। लिथियम, बेरिलियम, बकनॉफ, बकनॉफ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सिर्फ मुझे इतनी सी बात बताइएगा,
ये इसमें ग्रुप नंबर 8 भी आता है, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, वो छोड़ दें, वो एरोगेंट लोग हैं। उससे हम उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं छेड़ते। सिर्फ मुझे इतनी सी बात बताइएगा, लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूं, लिथियम से फ्लोरीन तक जा रहा हूं, तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, या कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ जाएगा। यहां तक सब मेरे साथ चल रहे हैं? यहां तक कोई टेंशन है? कोई होनी नहीं चाहिए उस डिस्टर्बेंस। लेकिन यहाँ पे जरा सी गड़बड़ आती है इन दो जगह पर। एक तो बेरिलियम और बोरॉन में, एक तो बेरिलियम और बोरॉन में, और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में गड़बड़ आती है। और वो गड़बड़ नीचे इनके पीरियड्स में ही फॉलो हो रही होती है, नीचे जो इनके मजीद ग्रुप मेंबर है, मतलब नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो ये यहाँ पर भी फॉलो हो रही होती है। उसूली तौर पे, उसूली तौर पे बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से ज्यादा, बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा, कार्बन की बोरॉन से ज्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा, और फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप पढ़ने जाते हो तो आप देखते हो कि भाई बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से कम है। एक्सेप्शन नंबर वन, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से कम मिलती है, एक्सेप्शन नंबर वन। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एक्सेप्शन, नहीं पढ़ते हैं। फिर आप देखते हो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप क्या देखते हो, सॉरी, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। दिस इज योर एक्सेप्शन नंबर टू। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें पूछी जाती है कि भाई आप बताओ ये एक्सेप्शंस क्या हैं। अब इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन क्या है, ये रीजन देख लेते हैं। बहुत मजे मजे का रीजन है, इजीली आप लोग 1 मिनट में याद कर लेंगे, और 1 मिनट में आप इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं, सीक्वेंशियली नहीं देखते, सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, लेस देन ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज योर एक्सेप्शन नंबर वन। ये एक्सेप्शन नंबर वन है। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन होती है ड्यू टू, ड्यू टू हाफ फिल्ड, ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। इसकी रीजन होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। सर क्या मतलब हुआ? ये मतलब समझ में आएगा भी आपको 1 मिनट के अंदर, जब मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 1s2, 2s2, 2p3। 2p3 का मतलब 2px, 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन x में, एक इलेक्ट्रॉन y में, एक इलेक्ट्रॉन z में। ठीक है। फिर इसी के साथ आपके पास कौन आता है? इसी के साथ कौन आता है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 8। 8 का मतलब क्या होगा? 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो x में पहला इलेक्ट्रॉन आया, y में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, z में तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ चले जाता है? x में चले जाता है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा, इस केस में, नाइट्रोजन के केस में, जो p ऑर्बिटल है वो कौन सा फील्ड नजर आ रहा है आपको? एक एक इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है, तो वो नजर आ रहा है सर आपको हाफ फील्ड। वो नजर आ रहा है आपको हाफ फील्ड, वो हाफ फील्ड नजर आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन के केस में जो ये p ऑर्बिटल है ये आपको नजर आ रहा है पार्शली फील्ड। ये आपको कैसा नजर आ रहा है सर? पार्शली फील्ड नजर आ रहा है। मेक सेंस? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हमने वहां पढ़ाया था कि भाई आपके पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं
पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के मुकाबले में। अब जरा मुझे खुद सोच के बता दें, जब नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड है तो नाइट्रोजन वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होगा या ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा? क्लियर बात है। सर नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड है तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल काम होगा। और इसी वजह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये ये ट्रेंड मेरे ख्याल है क्लियर होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जी भैया, इज इट क्लियर? जिंदगी हशाश बशाश चल रही है यहाँ तक? जिंदगी खुश चल रही है यहाँ तक? नहीं, खुश नहीं चल रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रहम करे। तो भाई जिंदगी यहाँ तक खुश क्यों नहीं चल रही? साइंस उल्टे लगा दिए, अभी सही कर देते हैं साइंस। अभी सही कर देते हैं साइंस। अभी सही कर देते हैं साइंस। ओहो, ओहो हो, मैंने ऊपर साइन उल्टे लगा दिए, कोई टेंशन नहीं है, अभी सही कर देते हैं। अभी लगा देते हैं साइन सीधे भैया। आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं आपकी जिंदगी? सॉरी बेटा, मैंने साइन ऊपर ना देख के उल्टे लगा दिए थे। हाँ जी। अब आपकी जिंदगी शाश बशाश हो गई? अब सही है? ओके हो गया। और मैथमेटिक्स बेटा हमारी भी बस अच्छी थी एक जमाने में, फिर पढ़ना पढ़ाना छोड़ दी। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि इंटरनल रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि बोथ आर नेगेटिव चार्ज। तो वो जो इंटरनल रिपल्जन होती है उसको आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हो। अब ये डिपेंड किस पे करती है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब जितने ज्यादा इंटरनल शेल होंगे, आपके जो इंटरनल शेल होंगे, तो वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं, क्या हो गया, इन्ना लिल्लाह। जितने ज्यादा इंटरनल शेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी? शील्डिंग इफेक्ट होगी। जी बेटा, बेरिलियम और बोरॉन तो पढ़ा ही नहीं मैंने, अभी अभी पढ़ाता हूँ। बेटा मैं नीचे वाले को हटा ही दिया ना, नीचे वाला किसी काम का ही नहीं था, मैंने जो एक्सेप्शन है वो ऊपर ही डिफाइन कर दी। जो एक्सेप्शन है ना वो मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दी, एक्सेप्शन नंबर 1 और ये एक्सेप्शन नंबर 2। ये एक्सेप्शन नंबर 1 हो गई जो मैंने नीचे पढ़ा दी। एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ा देता हूँ, ये एक्सेप्शन मैंने ऊपर ही बता दी। ठीक है। इन साइन को हटा दो, ये कंफ्यूज करते रहेंगे जो बच्चे भी साइन, जो बच्चे मैथमेटिक्स में मेरी तरह हैं, उनको परेशान करते रहेंगे साइन ये। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब बेरिलियम और बोरॉन की बात आती है तो बेरिलियम और बोरॉन पे ट्रेंड उल्टा हो जाता है। उसूली तौर पे बोरॉन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बट बेरिलियम का ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे आके ये केस उल्टा हो जाता है, उसूली तौर पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब देखते हो तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लियर है? तो दिस इज द सेम एज, ये बिल्कुल सिमिलर होता है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन और बेरिलियम का। आइए सेकंड केस समझ लेते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कि कोई हमने साइन वाइन उल्टा तो नहीं लगा दिया। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, बेसिकली हम कहते हैं बेरिलियम जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम ज्यादा होता है किसके मुकाबले में? सर बोरॉन के मुकाबले में। ये हमारा ट्रेंड है। आइए इस ट्रेंड को हम जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई अगर हम देखें तो इस ट्रेंड का रीजन भी क्या होता है? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। इसका रीजन होता है बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल होती है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, ये ट्रेंड हमारा फॉलो होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम की जब बात कर ली है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी चाहिए हमें।
तो बेरिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4, बेरिलियम लिथियम के बाद आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 4 की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो वो क्या आएगी, 1s2 कॉमा 2s2, ठीक है। जब बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी निकल के आएगी 1s2 कॉमा 2s2, 2s2, और 2s2 के बाद 2p1 भी हमारे पास यहां पर आएगा। अब इससे मुराद क्या हुआ कि सर बेरिलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में मौजूद है और दूसरा शेल कंप्लीट नजर आ रहा है। दूसरा शेल कंप्लीट, दूसरे शेल का एस ऑर्बिटल जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद है, वो ऑर्बिटल आपका जो है वो कंप्लीटली, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो ऑर्बिटल्स कंप्लीट है। आई रिपीट, बेरिलियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आपने निकालना है, वो जिस ऑर्बिटल में मौजूद है वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जब वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर बेटर देन, आर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, आर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इसकी वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन खींचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जबकि बोरॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको आप निकालने की बात कर रहे हो, वो जिस ऑर्बिटल में है वो पार्शियली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम होगा। बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम होगा, क्योंकि जिस ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे वो कंप्लीटली फिल्ड है और वो इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है बेटा, स्टेबल है। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? ओके जी, बंद कर देना चैट, पूछ रहे हैं। अब जी, ये बस हमारे बड़े टॉपिक्स थे। अब इसके बाद हम खत्म करते हैं अपने ट्रेंड्स को। ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा हमारे पास तीसरा ट्रेंड जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अलावा आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली रिवर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। जब एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है तो वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम, इसको ऐसे लिख लें पूरा ताकि इसकी डेफिनेशन पूरी कवर हो जाए। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड, कभी कभार ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाओ टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन, टू फॉर्म एन आयन, ठीक है। मकसद सर क्या हुआ, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था या क्लोरीन का एक एटम था जो गैसियस फॉर्म में मौजूद था। उस क्लोरीन के गैसियस फॉर्म में एटम में मौजूद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा। इलेक्ट्रॉन खींच के इसने क्या बना लिया, क्लोरीन का एनाइन। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई, इस केस में जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये भी क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जब एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए जब आप चाहते हो दूसरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी घुसाओ उसी के अंदर, इसमें एनर्जी नॉर्मली रिलीज होती है। लेकिन एक केस समझाना चाह रहा हूं मैं, वो केस हो गया, ये केस नंबर 1 हो गया, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट केस। अब देखिए बेटा सेकंड केस समझिएगा।
मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसने क्या बनाया? ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन बनाया, नेगेटिव आयन बनाया। और जो एनर्जी रिलीज हुई वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, एनर्जी रिलीज हो गई। फिर अब इसी ऑक्सीजन के अंदर, अब इसी ओ नेगेटिव आयन के अंदर आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाहोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो अंदर जाएगा इस ऑक्सीजन के आयन में, तो ये इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप फोर्सफुली क्या करोगे? धक्का दोगे ऑक्सीजन के आयन में। जब फोर्सफुली धक्का दोगे तो ऑक्सीजन के आयन के ऊपर -2 चार्ज आएगा, और डेल्टा एच की वैल्यू इस केस में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सर बहुत भारी बात कह दी, आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूं। जब आपने क्या किया, ऑक्सीजन का एक नॉर्मल एटम मौजूद था, उस पर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल किया, तो ऑक्सीजन के एटम ने जो एनर्जी रिलीज की उसकी वैल्यू थी -141 किलो जूल्स पर मोल। ये याद नहीं करनी, मैं इसलिए इसको नहीं लिखता, बच्चे समझते हैं याद करनी है, बिल्कुल याद नहीं करनी। लेकिन अब इसने ऑक्सीजन का आयन बना लिया। अब जब इस आयन से आपने इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने की कोशिश की, जब इसमें आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने की कोशिश की, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से जो पहला इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के दरमियान एक रिपल्जन होगी। इस रिपल्जन को कैरी ऑन करने के लिए आप फोर्स लगाओगे, एनर्जी लगाओगे, तो इस वक्त एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू होती है प्लस का 780 किलो जूल्स पर मोल। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन में ऐड करते हो उसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा होता है? रिपेल कर रहा होता है। नाउ इसका जो वो होता है ट्रेंड, ट्रेंड इसका बिल्कुल सेम होता है जो ट्रेंड हमने कहाँ पढ़ा था? आयनाइजेशन एनर्जी का। आसान लफ्जों में, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में सेम होता है। ये बस आपने याद रखना है। ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैव सेम ट्रेंड्स या फॉलो द सेम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं पड़नी, बस इसमें आगे बढ़ने वाली आपने बात करनी है। जब हम जाते हैं अगला वाला हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचना, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ भैया? आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनाया, शरीफाने शरीफ लोग थे दोनों। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान किया, क्लोरीन ने अपना बोला कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉन कुर्बान करूंगा। हम दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, हम दोनों मिलके दोस्ती करेंगे। लेकिन हुआ क्या? क्लोरीन के पास भैया आगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग ज्यादा थे, क्लोरीन का न्यूक्लियस ताकतवर था। तो क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इन दोनों के दरमियान बेसिकली शेयर हुआ था, जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ था? शेयर हुआ था। वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास खींच लिया, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पास से दूर चला गया। तो इस नतीजे में हाइड्रोजन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो क्लोरीन की सलाहियत है, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दोनों के पास शेयर हुआ था उसको अपने पास खींचा, तो इस सलाहियत को मेरा बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो हम आसान लफ्जों में एक बात पढ़ लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव द सेम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। किसी एक के याद कर लें, बाकी सबके याद हो जाएंगे। एक्सेप्शन सिर्फ हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर पढ़नी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़नी। ठीक है। यहाँ पर एक नोट याद कर लीजिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव द सेम ट्रेंड्स या फॉलोज द सेम ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अच्छा जी, 2 मिनट दीजिएगा बेटा मुझे, मैं जरा पानी पी लूँ, मेरा गला बिल्कुल बकवास हो गया। बॉन्ड एनर्जी और नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, जो कि हमारे वैसे होते बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन आपके जो पीएमडीसी वालों ने बहुत सारे ट्रेंड्स खाए हुए हैं, वो नहीं पूछते उनके हवाले से, तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम अपने टाइम, लिमिटेड टाइम के अंदर इतना पढ़ते हैं जितना जरूरी है, उसको अच्छा करेंगे तो उससे एमसीक्यूज निकल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो बेटा बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड टू फॉर्म अ बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड और एनर्जी रिलीजेस व्हेन टू एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म अ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी का जो ट्रेंड होता है, सबसे पहले तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम समझिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। चल जा भैया। अगर हम कहें कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बॉन्ड एनर्जी पे क्या होता है अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। तो भाई लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। और टॉप टू बॉटम आते हुए आपकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो रही होती है। सर क्यों, व्हाट इज द रीजन। सेम ट्रेंड फॉलो करती है। सर व्हाट इज द रीजन। वजह ये होती है भाई, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, और जिनके पास जैसे जैसे आपके एटम का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है और उनका साइज श्रिंक हो रहा होता है, तो उनके जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। भाई लेफ्ट टू राइट अब चले, कार्बन है, कार्बन के बाद मान लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। जरा मुझे सोच के बताइएगा, लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, ये इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन नहीं है आपके एयरबड की, ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इनके जो बॉन्ड्स बनेंगे ना इन एटम्स के, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब सर कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है। सर फ्लोरीन फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बनता है। तो भैया जो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन होगी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की लेस देन होगी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की लेस देन होगी फ्लोरीन से। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, डिक्री इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पर लिख भी देता हूं, ताकि आपको रेफरेंस में पता चल जाए कि भैया हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लीडिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। लेफ्ट टू राइट तक जाते हुए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, हायर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लीडिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, जो आपका बॉन्ड बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लीडिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम ये काम होता है तो टॉप टू बॉटम आते हुए मिसाल के तौर पे आपके बॉन्ड्स बने, कौन कौन से बॉन्ड्स बने आपने देखी मिसाल, इसकी बहुत कॉमन मिसाल है। एक बॉन्ड बना HF का, HF के अलावा बना HCl का, HCl के अलावा बना HBr का, और HBr के अलावा बना HI का। तो ये टॉप टू बॉटम बॉन्ड बन रहा है ना, टॉप टू बॉटम हो रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, HF की होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HF का होता है। तो HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा HCl के मुकाबले में, HCl की HBr से ज्यादा, HBr की HI से ज्यादा। तो टॉप टू बॉटम आते हुए बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बॉन्ड एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज होती है।
और टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ने होते हैं और जो हमने कवर कर लिए, ठीक है। दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ने हैं। अब ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद वो आपसे फरमाता है कि भैया यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अब मुझे जरा बताओ, अब मुझे जरा ये बताओ कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल तक कोई मसला है, पहले मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। इसके एमसीक्यूज निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। असल में इसकी जो एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस आपने हैंडल कर ली। कॉमन ट्रेंड्स याद करना कमाल नहीं है। इज इट क्लियर? बेस्ट हो गया। टू एंड हो गया भाई। अच्छा जी, बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप फोर विद सम एलिमेंट्स लाइक वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो ग्रुप नंबर वन ए के एलिमेंट्स की रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये मेरे पास नोट्स पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम इससे देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं होता। और मजे की बात, बहुत ज्यादा इसका स्कोप भी नहीं है, पेपर में नहीं पूछे नॉर्मली पिछले एक दो सालों के अंदर एग्जामिनर ने। तो ग्रुप नंबर वन ए के एलिमेंट का जब रिएक्शन करते हैं आप किसके साथ, वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, तो वाटर से रिएक्शन करने के नतीजे में आपको पता ही चलता है कि भाई हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, वाटर का हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो लिथियम से सीजियम तक जाते हुए बढ़ रही है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना होता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, अल्कलीन सोल्यूशन फॉर्म होता है, और रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने जाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के नतीजे में तीन किस्म के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। वो तीन किस्म के प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं सर? जो पहला प्रोडक्ट मिलता है वो आपका नॉर्मल ऑक्साइड होता है। नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम और सोडियम के केस में बनता है। फिर दूसरा जो है वो कौन सा होता है सर? वो परऑक्साइड होता है। परऑक्साइड सर किस केस से बनता है? सोडियम के केस से बनता है। और तीसरा जो होता है सर वो सुपर ऑक्साइड होता है। पोटेशियम से लेके सीजियम तक हैवियर मेटल्स क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। पर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? माइनस का हाफ होता है। बस आपने ये याद रखना है। दैट्स इनफ, ठीक है। जनरल रिएक्शन इसमें लिखा हुआ है। और पोटेशियम के केस में जनरल रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि पोटेशियम में क्या बन रहा है सर? पोटेशियम के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो पोटेशियम के अंदर आपका सुपर ऑक्साइड बन रहा है, तो जनरल रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो जनरल रिएक्शन क्या है कि जब पोटेशियम रिएक्शन करता है, पोटेशियम मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। और सुपर ऑक्साइड कैसे बनता है? KO2। एक ऑक्सीजन जो कि -1/2 चार्ज रखता है, वो दो ऑक्सीजन मिलके -1 बनते हैं। और उनको एक पोटेशियम चाहिए होता है, मतलब एक पोटेशियम को दो ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। लिथियम के केस में क्या होता है सर? नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। एक लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के नतीजे में आपको दो लिथियम चाहिए होते हैं जो एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, एक लिथियम का चार्ज +1 होता है, और +1 × 2, तो तब जाके बैलेंस होता है। लेकिन जब आप सुपर ऑक्साइड के केस में आते हैं तो ये केस रिवर्ट हो जाता है। फ्लेम कलर्स इसमें याद रखने हैं कि लिथियम के केस में जो ऑक्साइड बनता है उसका रेड फ्लेम होता है। सोडियम के केस में जो फ्लेम होता है वो येलो फ्लेम होता है। पोटेशियम के केस में लिलैक फ्लेम होता है। ये चीज आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर उसको पूछने की सलाहियत रखता है, पूछ सकता है। लिथियम का मुझे याद पड़ रहा है कि एक बार फ्लेम कलर उसने पूछा हुआ है। लिथियम का मुझे याद पड़ रहा है फ्लेम कलर उसने एक बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम कलर लिख दिए। तो आप लोग सिर्फ लिथियम और सोडियम का भी याद रख ले, मोर देन इनफ है। लिथियम का फ्लेम कलर कौन सा होता है सर? रेड फ्लेम होता है। और सर इसका जो फ्लेम कलर होता है वो कौन सा फ्लेम होता है? येलो फ्लेम होता है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेम कलर आपने याद रखने। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सर इन्हीं का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ भाई रिएक्शन जब होता है तो क्लोरीन के रिएक्शन के नतीजे में आपको पता है कि क्या बनता है सर? मेटल हैलाइड बनता है। मेटल हैलाइड का मतलब आपका जो क्लोरीन है, जब वो ग्रुप वन ए के मेटल से रिएक्शन करेगा तो लाइक अगर वो सोडियम से रिएक्शन करेगा तो सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। पोटेशियम से रिएक्शन करके KCl बनाएगा। रुबीडियम से रिएक्शन करके रुबीडियम बनाएगा, ठीक है। विग्रस रिएक्शन होता है क्योंकि आयनिक रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन देना है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना है, क्विकली होता है, विग्रसली रिएक्शन होता है। ब्राइट फ्लेम या स्पार्कलिंग आपको रिएक्शन में मिलती है। और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलता है जो सॉल्ट की शक्ल का होता है।
व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट मिलता है, ये आपको मेटल क्लोराइड के अंदर। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बिकम मोर विग्रस डाउन द ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए आसान होता जाएगा, रिएक्शन की विग्रेसिटी बढ़ती चली जाएगी, रिएक्शन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, विग्रस हो जाएगा। रिएक्शन उतने ज्यादा विग्रस हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपने याद रखने। दिस इज द समरी टेबल। ये बेसिकली एक समरी टेबल मौजूद है। ये बेसिकली आपको एक समरी टेबल मौजूद है, क्या बता रहा है, वाटर के केस में क्या बनेगा, ग्रुप नंबर 1 ए का ये समरी टेबल बता रहा है। आपने सिर्फ समरी टेबल को भी याद रख लिया तो आपका यहां से एमसीक्यू खिंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ग्रुप नंबर 1 ए जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इंक्रीज होती है इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। की ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई फिजिंग या बबलिंग निकलती है, हीट निकलती है, फ्लेम जो होता है वो मिलता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम मिलते हैं। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्साइड्स, पर सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं, और क्लोरीन के अंदर ब्राइट फ्लेम होता है, और व्हाइट सॉल्ट क्या हो रहा होता है, फॉर्म हो रहा होता है। दिस इज द समरी टेबल यू नीड टू रिमेंबर फॉर ग्रुप नंबर 1 है। ये आपका जो आप कहते हो ना शॉर्ट किया ये वो बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको आपने इस तरह से याद रखना है। तो ग्रुप नंबर 1 ए को हमने यहां से बात कर ली, ग्रुप नंबर 2 ए की बात भी कर लेते हैं इसी तरह। ग्रुप नंबर 2 ए भी सिंपल है, वो मैं लेकर आया था उठा के। अच्छा जी। हाँ चलिए, ग्रुप नंबर 2 ए। अब हम बात करें रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। सबसे पहले ग्रुप 2 एलिमेंट्स में होता कौन है, ग्रुप 2 का मतलब है बेगम का सर बड़ा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आपके पास ग्रुप नंबर 2 ए आ गया। इस नंबर ग्रुप 2 ए की जब हम बात करेंगे तो इस ग्रुप 2 ए के अंदर हम पढ़ेंगे कि सर टोटल हमारे पास, रेडियम को हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम खाली बेरियम तक पढ़ते हैं, जैसे वहाँ फ्रेंसियम को नहीं पढ़ते, वहाँ रेडियम को नहीं पढ़ते। जब वाटर से रिएक्शन करने जाते हैं तो सही वाटर से रिएक्शन उसी नेचर का होगा, वाटर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की खुशी में फिजिंग और बबलिंग होगी रिएक्शन के अंदर, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि स्ट्रांगली अल्कलाइन नहीं होगा बल्कि माइल्डली अल्कलाइन होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ था कि ग्रुप नंबर 1 ए वाले जब बनाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं, ये माइल्ड दरमियाने लेवल का अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सेम फैक्टर फॉलो करेगा कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। बेरिलियम कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। एग्जाम्पल्स के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट मोर विग्रसली देन मैग्नीशियम, और हीट और बबल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, बेरिलियम जो होता है ना इस केस में, वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ। यहां लिखा हुआ भी है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली वेरी स्लाइटली विद वाटर। बहुत थोड़ा सा रिएक्शन करता है, और उसके अंदर भी स्पेशली बेरिलियम। तो ये बेरिलियम का जो हम एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़ते हैं, नॉर्मली हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे, तो पीरियोडिक टेबल में हम बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर पढ़ते हैं जो अपने ग्रुप से अलावा होता है, तो वहां हम पढ़ते हैं कि बेरिलियम ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करता, जबकि ग्रुप 2 के मेंबर्स वाटर से इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। तो बेरिलियम इतना खास रिएक्शन नहीं देता वाटर के साथ, जबकि अदर मेंबर्स वाटर के साथ रिएक्शन दे रहे होते हैं। इसी तरह जब ऑक्सीजन के साथ बात की जाती है तो हमारे पास अगेन दो किस्म के ऑक्साइड बन रहे होते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पर, सुपर कौन कौन से पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बन रहे होते हैं। हमने जब बात की कि भाई बेरिलियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड, बेरिलियम फॉर्म ऑक्साइड। और बेरिलियम कौन सा ऑक्साइड बना रहा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें, सॉरी, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दे विल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड।
बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे विल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। इसको यहाँ पे लिख भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे विल फॉर्म पर ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड बनाते हैं जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द मोस्ट, ये छह एलिमेंट्स हैं, ये छह एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। ऑक्सीजन के साथ कौन सा बंदा कौन सा ऑक्साइड बनाता है, ये आपको लाजमी याद रखना है, ठीक है। लिथियम का आपको पता है सर नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम का आपको पता है सर परऑक्साइड, ये सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। बेरिलियम का आपको पता चल गया, मैग्नीशियम के साथ मिलके क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम से ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? दे फॉर्म परऑक्साइड्स। तो इनके लाजमी ऑक्साइड्स आपने लाजमी आपको तावीज की तरह याद रख के गले में डालने हैं। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता किस कलर का बनेगा, कैसा बनेगा, वो आपसे नेचर ऑफ ऑक्साइड लाजमी पूछता है। ग्रुप टू के जो मेटल, अच्छा इसमें लिखा हुआ है मैग्नीशियम बर्न करता है वाटर के ऑक्सीजन के साथ, ही किसी किताब में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे उसने दिया है। बर्न करता है विद ब्राइट वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ बर्निंग करता है। और कैल्शियम की बात करें तो ये येलो फ्लेम के साथ क्या कर रहा होता है? बर्निंग कर रहा होता है। इसको एक टेबल की फॉर्म में आप लिख लीजिएगा कि बेरिलियम ये ऑक्साइड बनाता है, ये फ्लेमिंग करता है, मैग्नीशियम ये करता है, कैल्शियम ये करता है, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे ये शॉर्ट नोट है, इसको अपने पास आप रफली भी लिख सकते हैं तो आपको याद हो जाएंगे ये। ग्रुप टू के मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड peroxides फॉर heavier एलिमेंट्स लाइक स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। जो नॉर्मल क्या नाम है आपके ग्रुप टू के मेटल्स हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो हैवियर मेटल्स हैं नीचे के, मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दे फॉर्म परऑक्साइड, ये परऑक्साइड बनाते हैं। अगेन विद द रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के रिएक्शन में सर वही काम होगा सर, आयनिक रिएक्शन होगा। ग्रुप टू के एलिमेंट्स दो इलेक्ट्रॉन देंगे और दो ग्रुप सेवन के एलिमेंट्स मिलके या क्लोरीन मिलके वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो भाई विग्रसली रिएक्शन होता है, मेटल के क्लोराइड्स बनते हैं जो कि कैसे दिखते हैं? व्हाइट सॉलिड्स दिखते हैं। सर रिएक्शन सिंपल है सर, ग्रुप टू का मेंबर है बेरिलियम, जब वो क्लोरीन के पास जाएगा, भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं आप इलेक्ट्रॉन लो, तो बेरिलियम और क्लोरीन मिलके जो मिलाप करेंगे उससे बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन आपका विग्रसली होता है क्योंकि आयनिक रिएक्शन हमेशा विग्रस होता है, इलेक्ट्रॉन लेना देना होता है, फौरन से रिएक्शन हो जाता है। मेटल के क्लोराइड्स बनेंगे, मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, व्हाइट सॉलिड्स होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जला था तो व्हाइट फ्लेम दिया, क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तब भी वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम देगा। बट कैल्शियम जो ऊपर येलो फ्लेम दे रहा था ऑक्सीजन के साथ, वो यहाँ क्लोरीन के साथ ब्रिक रेड फ्लेम देगा। ये अगर याद हो जाए तो बहुत, अगर एमसीक्यू डेप्थ में गया तो यहाँ से सवाल आएगा, अदरवाइज यहाँ से सवाल नहीं आएगा। लेकिन मैं बच्चों को क्या रिकमेंड करता हूँ, जब पढ़ने के लिए आपके पास इतना कंसाइज मटेरियल है तो उसके अंदर डूब के कूद के हर चीज पढ़ लो, ठीक है। ये अब कुछ किताब में दिया हुआ है कुछ में नहीं दिया हुआ, तो एक कूद के डूब के पढ़ लो। जब पढ़ने के लिए बहुत ही कंसाइज मटेरियल दिया हुआ है, आपको नहीं कहा हुआ कि बहुत पूरी किताबें छान के आ जाओ, आपको कहा हुआ है इस लिमिटेड टॉपिक पे रहो, तो उस लिमिटेड टॉपिक को पूरा चार्ट मार के आ जाओगे, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, रिएक्टिविटी ट्रेंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। और कैल्शियम रिएक्ट्स मोर विग्रसली देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर मौजूद है तो वो हल्के रिएक्शन करेगा, जबकि कैल्शियम नीचे मौजूद है तो कैल्शियम ज्यादा विग्रसली रिएक्शन करेगा। एक समरी टेबल यहाँ भी बना दिया इन्होंने ग्रुप टू के लिहाज से, ग्रुप टू के लिहाज से एक समरी टेबल इन्होंने यहाँ भी बना दिया है, जहां पर ये क्या फरमा रहे हैं, जहां पर ये फरमा रहे हैं कि भाई वाटर के साथ रिएक्शन होके हाइड्रोक्साइड बनेगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, स्लाइटली अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेम कलर्स, अलग अलग फ्लेम कलर्स मिलेंगे। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्राइट फ्लेम मिलेगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट की फॉर्मेशन। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स और ग्रुप टू एलिमेंट्स विद water, oxygen and chlorine. Now we have to study the reactions of group फोर एलिमेंट्स। ग्रुप फोर के एलिमेंट्स के रिएक्शन हमने पढ़ने हैं, ठीक है।
डोंट से कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। नहीं सर। कैल्शियम वाले केस के अंदर, हमारा जो कैल्शियम वाला केस है यहाँ पर मैंने लिखा है कि इधर देखिएगा, ये जो कैल्शियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, जैसे यहाँ सोडियम है ना, सोडियम क्या करता है, नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। सोडियम दोनों काम करता है। सोडियम जो बेटा है नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। इसी तरह कैल्शियम भी जो होता है ना, वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। कैल्शियम फॉर्म्स नॉर्मल एंड पर ऑक्साइड बोथ। लेकिन इसका अगर किसी कॉमन ऑक्साइड की बात करेंगे कि सर इन दोनों में कॉमनली कौन सा बनाता है, तो कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा कॉमनली फॉर्म करता है। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड बोथ। यस, यू आर राइट एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग मी। जो कैल्शियम होता है वो नॉर्मल भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है, बट नॉर्मल ऑक्साइड इज कॉमन। आपकी किताब के अंदर ही मैंने देख लिया है कि कैल्शियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर मैंने इसको उसमें कर दिया तो दैट्स माय मिस्टेक, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, कैल्शियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड कॉमनली बनाता है, अदरवाइज इट कैन ऑल्सो फॉर्म पर ऑक्साइड टू। ठीक है, तो अब यहां से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब हम चलते हैं इसके एक लास्ट रिएक्शन की तरफ। लास्ट वन। ग्रुप नंबर 4A की मेटल्स की हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये बेटा नजर आ रहा होगा आप लोगों को सबको सामने। तो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स की रिएक्शन की बात करते हैं, तो भाई जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद वाटर इन द सेम वे एज 1 और 2। 1 और 2 और 3 जो है जिस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं, 1 और 2 रिएक्शन करते हैं, इस तरीके से ग्रुप नंबर 4A वाटर वाटर से रिएक्शन नहीं करते। 4A का मतलब क्या होता है, कार्बन। ग्रुप 4A का मतलब क्या होता है कि भाई कार्बन होता है, कार्बन के साथ सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के साथ टिन होता है जिसका सिंबल Sn होता है, और फिर लेड होता है। ये ग्रुप नंबर 4A के मेंबर्स हैं जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो भाई जनरल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है आपसे कि उस तरह रिएक्शन नहीं करते। हाउ एवर सम रिएक्शंस कैन अकर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन पे रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन जो है वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, आपने कार्बन का वाटर के साथ कोई कंपाउंड कभी नहीं देखा होगा। सिलिकॉन भी जो है वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ऑल दो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ। नॉट सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। जर्मीनियम का भी कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं है वाटर के साथ, टिन का भी कोई रिएक्शन नहीं है, लेड का भी कोई रिएक्शन नहीं है। बट लेड रिएक्ट विद हॉट स्टीम टू फॉर्म लेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसके नॉर्मल रिएक्शन याद रखने हैं। यू कैन सिंपली से कि ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स जो हैं वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, स्पेशल कंडीशन पे जाके लेड जो है वो रिएक्शन करता है स्टीम के साथ और लेड ऑक्साइड बनाता है। जस्ट ये आपने याद रखना है। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्साइड्स, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, बट द नेचर एंड रिएक्टिविटी चेंज, नेचर और रिएक्टिविटी चेंज होती रहेगी। ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो दो किस्म के कंपाउंड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, कॉमनली नोन एज CO2 जो होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसका नाम होता है। ठीक है, ये आपको बचपन से पता है। सिलिकॉन का भी ऑक्सीजन के साथ बड़ा कॉमन कंपाउंड है सिलिका, जिसको आप SiO2 कहते हो। ठीक है, SiO2 इज ऑल्सो अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कॉमनली फाउंड एज अ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स की सूरत में ये पाया जाता है आपकी नेचर में। जो सिलिका पाया जाता है इसको क्वार्ट्स कहते हैं। मॉर्फस सॉलिड हमने पढ़ा था, मॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्स और गिलास पढ़ा था ना, तो ये वही क्वार्ट्स है जो सिलिका होता है। जर्मेनियम की बात करते हैं तो जर्मेनियम भी जर्मेनियम ऑक्साइड बनाते हैं जब इसको ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज किया जाता है। टिन, टिन मतलब Sn होता है, तो भाई Sn जो होता है वो भी ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेड भी जो होता है मल्टीपल किस्म के ऑक्साइड बनाता है, जो कॉमनली ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, Pb,
O2, Pb2O3 भी होता है, Pb3O4 भी होता है। बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है जो कॉमन ऑक्साइड लेड फॉर्म करता है विद ऑक्सीजन। इसमें जो ऑक्साइड्स बनते हैं ना, वो फिर आपके लेड पिगमेंट्स कहलाते हैं। वो लेड पिगमेंट्स का एक बहुत सेपरेट टॉपिक है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो जो लेड पिगमेंट बनते हैं ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लेड विद ऑक्सीजन, ये हमने नहीं पढ़ने हैं। तो बस हमें पता है कॉमन जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है, लेड ऑक्साइड का बनता है। ऑब्जर्वेशन लास्ट में समझिएगा। द हायर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टिन एंड लेड फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। ये जो हायर मेंबर्स हैं, जो आखिर के मेंबर्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे हैं विच आर लेस एसिडिक। वाइल द लाइटर मेंबर्स कार्बन एंड सिलिकॉन जो बना रहे हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है, क्योंकि ये मेटल्स नहीं है। टिन और लेड का मेटेलिक करेक्टर होता है, तभी वो बेटा जो एसिड बनाते हैं वो लेस एसिडिक होता है। और जो कार्बन और सिलिकॉन एसिड बनाते हैं वो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, क्लोराइड्स बनेगा। आपने कार्बन का रिएक्शन देखा है क्लोरीन के साथ, तो बड़ा फेमस कंपाउंड बनता है CCl4। सिलिकॉन का देखा है तो बड़ा फेमस कंपाउंड बनता है SiSl4। जर्मेनियम और टिन के साथ भी रिएक्शन होते हैं, वो नॉर्मली हम नहीं करते। समरी के अंदर आप देख लीजिएगा कि भाई वाटर के साथ कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होता एक्सेप्ट लेड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, क्लोराइड्स बनाते हैं। तीनों रिएक्शन के केस में आपने समरी टेबल एक साथ रख के याद कर लेना है, तो आपको इंशाल्लाह रिएक्शन से सारे याद हो जाएंगे। ये हाउस ऑफ इक्वेशंस भी है, इक्वेशंस मैंने सारी कवर करवा दी हैं, ठीक है, और लिख भी दिया, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका एक MCQs करने हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं कल या परसों, बल्कि कल मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा के, जो परसों वाली क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास होगी, उसको मैं क्या करूंगा, जो मेरी परसों वाली क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको MCQs सॉल्व करवा दूंगा फॉर दिस चैप्टर। MCQs फॉर टुडे जो आज हमने पढ़ा SNP ब्लॉक, SNP ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। SNP ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के MCQ पहले मैं डी ब्लॉक कवर करवा दूं, फिर मैं इसके MCQ आपको क्या करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं परेशान होने से MCQ करने मुश्किल हो रही है, तो कोई टेंशन नहीं है। हम ये आज ये पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। परसों वाली क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके MCQs कवर कर लेंगे, ताकि आपको टेस्ट के लिए और अच्छी तैयारी हो जाए। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी टाइम का कोई टेंशन नहीं है, हम थोड़ा SOS को आगे ड्रैग भी कर लेंगे, तो दिस विल नॉट कॉज अ हार्म। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं क्रिएट करेगा। हम जहाँ 8 को कोर्स खत्म हो रहा है वहाँ 15 को खत्म कर लेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह MCQ उसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर होपफुली आप लोगों ने अच्छे से कर ली होगी, MCQ सारे कर लिए होंगे। जरा मुझे फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा, फिर आप लोग रुखसत लीजिएगा।